हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत झांगड़ा। आज हम करेंगे प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर। ठीक है, जो फ्यूचर होता है उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ कैसे होता है। पे ऑफ मतलब कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेटलमेंट कैसे होता है। सेटलमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसका प्राइस डिसाइड होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी फ्यूचर है कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, फ्यूचर आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट। जो फ्यूचर्स होता है वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। जो इसकी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है अंडरलाइन एसेट्स पर। इसके अतिरिक्त इसका खुद का कोई प्राइस नहीं होता। द रिमेन्स ए डिफरेंस between the price of the underlying assets in the cash market and in the derivative market। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो डेरिवेटिव मार्केट होती है और कैश मार्केट में होती है ना, उसमें अंडरलाइंग एसेट का बहुत डिफरेंस होता है। जो उसका प्राइस होता है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसिंग मॉडल है उनका यूज करते हैं, और इनके द्वारा हम देखते हैं कि कैसे मतलब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्राइस हो सकता है। मेनली टू टाइप ऑफ प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर मॉडल। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी मॉडल एंड द सेकंड वन इज कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। ठीक है, अब हम मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं कि हमें ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये सी है जो अंडरलाइनिंग एसेट्स है ये इसको लेकर होगा। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या प्राइस डिसाइड करें, मतलब जिस पे दोनों एग्री हो जाएं। ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मॉडल का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मॉडल, द एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। The expectancy model of future pricing states that the future price of an asset is basically what the spot price of the asset is expected to be in future। एक्सपेक्टेंसी मॉडल बेसिकली ये बताता है कि जो हम आज कोई एसेट है हमारे पास उसका स्पॉट प्राइस है, तो हम उसको लेकर फ्यूचर में क्या उम्मीद लगा रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उसका रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब सबकी अपनी अपनी अजम्पशन होती है। ठीक है, कोई कैसे तो सोचता है, कोई कैसे सोचता है। ठीक है, ठीक है, इसमें दो केस हो सकते हैं, राइज इन बुलिश सेंटिमेंटल। मतलब यदि किसी को लगता है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस एसेट का प्राइस डाउन आएगा। मतलब उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, राइज इन बेयरिश सेंटिमेंट्स। ठीक है, किसी को लगता है कि मतलब जो एसेट है इसका प्राइस फ्यूचर में क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, मतलब बढ़ेगा, तो उसको क्या करते हैं, तो ज़्यादा रेट पे खरीदेंगे। मेनली इस मॉडल में होता कुछ नहीं। ठीक है, ये उम्मीद बेस है, मतलब लोगों की उम्मीद क्या है किसी एसेट्स को लेकर, फ्यूचर में क्या होगा इसके प्रति, क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें ए और बी, ये मान लो सेलर है और ये है बायर। ठीक है, आमने सामने आते हैं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी चीज़ को लेकर ये डिसाइड कर लेते हैं। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, मान लो ये आलू को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आलू है उसका सपोर्ट प्राइस कितना चल रहा है, 10 रुपये। ठीक है, अब बुलिश मार्केट में क्या लगता है, मतलब जो बी है, जो अपना बायर है, उसको लगता है कि अब आने वाले टाइम में मतलब 1 महीने या 2 महीने बाद आलू का सीज़न आने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो डाउन आएगा। ठीक है,
तो इसलिए ये बोलता है कि मैं तो इस आलू को 8 रुपये में खरीदूंगा। और ये बात ए को भी पता है कि आगे सीजन आएगा, ठीक है। तो ये ए भी इस बात पर राजी हो जाता है कि मैं तेरे को 8 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर ये क्या होते हैं, 8 रुपये फ्यूचर प्राइस पर एग्री कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर प्राइस कितना हो गया, 8 रुपये, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती है जब हमारा सपोर्ट प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस। सपोर्ट प्राइस ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, ठीक है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैकवर्डेशन। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैकवर्डेशन, जिसमें हमारा फ्यूचर प्राइस होता है सपोर्ट प्राइस से क्या होता है, कम होता है। तो हमारी मार्केट जो वैल्यू होती है एसेट की वो क्या होती है, डाउन आ रही होती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैकवर्डेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं यदि इनको लगता है कि प्राइस हाई जाएगा। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए है बी है, ठीक है। अब इसको लगता है सपोर्ट प्राइस चल रहा है इसका 10 रुपीज़, ठीक है। तो ए को लगता है, ए कौन है हमारा, ए है हमारा सेलर, ठीक है, और बी है हमारा बायर। ए को लगता है कि जो फ्यूचर में है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, आलू को इंपोर्ट करेगी और जिसके कारण से इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका प्राइस हाई जाएगा, ठीक है। और ये बात बी को भी लगती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्री कर लेते हैं आपस में मिलकर, मतलब जो दोनों की मतलब उम्मीद है ना इसको प्राइस को लेकर वो मतलब मिल रही है, मैच कर रही है, ठीक है। इसको भी लगता है हाई जाएगा और इसको भी लगता है हाई जाएगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं 12 रुपये में फ्यूचर में इसको खरीदूंगा, ठीक है। ए 12 रुपये में इसको फ्यूचर में बेचने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो हमारा सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, लेस देन है फ्यूचर प्राइस से। फ्यूचर प्राइस कितना है हमारा 12, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा क्या हो गया, सपोर्ट प्राइस लेस देन किससे है, फ्यूचर प्राइस से, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्टेंगो, ठीक है। मतलब फ्यूचर में इसका रेट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम कॉन्टेंगो कहते हैं। और जब हमारा फ्यूचर में इसका रेट नीचे की तरफ आएगा उस सिचुएशन को हम बोलेंगे बैकवर्डेशन, ठीक है। तो यही था हमारा क्या, एक्सपेक्टेंसी मॉडल। इसमें मतलब दोनों पार्टी मिलकर क्या करती हैं, अपनी अपनी जो दायरा है उम्मीद के बेस पे क्या करती हैं, प्राइस डिसाइड करती हैं। लेकिन जो इंडियन मार्केट में इसका इतना उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बेसिकली सबसे इसकी बड़ी लिमिट ये है कि इसमें कोई मैथमेटिकली वे से क्या नहीं निकाला जाता, प्राइस नहीं निकाला जाता। ये बस अजम्पशन होती है कि मतलब मान लेते हैं कि ये होगा ये होगा, तो हम इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते इसके प्राइस को, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड मॉडल है वो है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, ठीक है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर की प्राइसिंग करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल अज्यूम दैट मार्केट टेंड्स टू बी परफेक्टली एफिशिएंट। दिस मीन्स देयर आर नो डिफरेंस इन द कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। जो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल होता है ना, इसकी एक अजम्पशन है, ठीक है। ये मान के चलता है कि जो फ्यूचर प्राइस होता है हमारा और जो सपोर्ट प्राइस होता है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, कि मार्केट परफेक्ट होती है और दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जो
इसमें डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, जिसमें इसमें आर्बिट्रेज का चांस नहीं रहता, ठीक है। और ये मानता है कि दोनों प्राइस हमारे सेम है, ठीक है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो ये टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है कि मतलब जो एसेट की वैल्यू आज है वो 3 महीने बाद तो नहीं होगी, ठीक है। बस हम इसमें उसको ऐड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू सपोर्ट प्राइस प्लस में नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। जो हमारा सपोर्ट प्राइस है, आज का प्राइस है, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं हम नेट कॉस्ट ऑफ कैरी को ऐड कर देते हैं। नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज इक्वल टू कैरी कॉस्ट माइनस में कैरी रिटर्न, ठीक है। अब मेन बात यह है कि कैरी कॉस्ट क्या होती है। कैरी कॉस्ट होती है जो हमारे पास एसेट है जिसको लेकर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम इसको 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हम इसको क्या करेंगे, मतलब बेचेंगे। तो उस एसेट को 3 महीने तक रखने के लिए क्या है, हमको कुछ कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है, इंटरेस्ट पेड आ गया, इंश्योरेंस हो गया, होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। मतलब जब हम उस एसेट को 3 महीने तक रखेंगे तो उसका मतलब जो स्टोरेज आएगी तो उसके लिए भी कुछ कॉस्ट उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसमें मान लो 2 पार्टी हो गई, ए पार्टी और बी पार्टी, ठीक है। ए कौन है, सेलर है, बी कौन है, बायर है, ठीक है। तो ए और बी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 3 महीने बाद मैं एसेट को खरीदूंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया, लेकिन ए को ये एसेट क्या करनी पड़ेगी, 3 महीने तक रखनी पड़ेगी अपने पास। इस एसेट को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी, ठीक है। उसको स्टोरेज में भी रखना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, कहीं आग वगैरह लगने से वो क्या हो, नष्ट ना हो जाए, ठीक है। और होल्डिंग की कॉस्ट भी आती है। तो ए बोलता है, ठीक है, यदि मैं 3 महीने तक इस एसेट को रखूँगा तो आप मेरे को आपको क्या देना पड़ेगा, कैरी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। यदि मैं इस एसेट को यदि आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मैं क्यों ना आज ही दे दूँ, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा कि मैं इसकी कैरी कॉस्ट भी उठाऊँगा, ठीक है। तो बी बोलता है मैं तेरे को कैरी कॉस्ट दे दूँगा, ठीक है। तब बी बोलता है, ठीक है, यदि तू इस एसेट को लेकर कोई कैरी कॉस्ट उठा रहा है तो उस एसेट को लेकर तेरे पास कुछ रिटर्न भी आ रहा होगा। जब मैं तेरे को कैरी कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ तो तुझे मेरे को क्या देना पड़ेगा, उस एसेट से मिलने वाला रिटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी नेट कॉस्ट ऑफ कैरी हो गई, कैरी कॉस्ट जितना उस एसेट को रखने के लिए एक्सपेंसिस हो रहा है, और माइनस में क्या कर देते हैं, हम उस एसेट से मिलने वाला रिटर्न माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ मान के चलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी शेयर को लेकर, ठीक है। आज इसकी क्या है, सपोर्ट प्राइस है 1000 रुपये, 1000 रुपये सपोर्ट प्राइस हो गया, और 3 महीने बाद का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बोलता है, इसकी कैरी कॉस्ट बोलता है कि यदि तू मेरे को आज ही पैसे देता तो 3 महीने तक इस पर मेरे को क्या मिलता, रिटर्न मिलता, ठीक है। तो मैं तेरे से इसकी क्या करूँगा, कैरी कॉस्ट लूँगा, मतलब 3 महीने तक इसको रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा ये 3 महीने बाद देगा, ठीक है। तो बी बोलता है मैं इस पर क्या करूँगा, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होती है वो मैं इस पर पे कर दूँगा, ठीक है। जो हम इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का रेट लेते हैं वो लेते हैं 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल होता है ना, उसकी जो रेट होती है हम इसमें वो रेट रिस्क फ्री रिटर्न के तौर पर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो रेट है एट द रेट 12%। तो अब ये प्राइस डिसाइड करेंगे, तो अब इनका फ्यूचर प्राइस क्या होगा, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू क्या हुआ, सपोर्ट प्राइस कितना है हमारा 1000 प्लस में जो इसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का है वो है इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट 1000 का 12% होता है 120,
₹1120। जो इनका फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगा वो होगा ₹1120। ठीक है, तो ₹1120 क्या होगा, फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगा। तो ये फ्यूचर प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। तो फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन क्या है, स्पॉट प्राइस। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेंगो। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेंगो सिचुएशन बोलते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं कि इसमें कैरी कॉस्ट, इसको कैरी कॉस्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, कैरी रिटर्न भी मिल रही है। कैरी रिटर्न क्या होता है, कैरी रिटर्न में आता है कि उस एसेट से इसको क्या इनकम हो रही है। इनकम क्या हो सकती है, इनकम एज ए डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है, बोनस शेयर मिल सकता है। तो जो उनको मिलेगा ना वो क्या बोलता है, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, इनका स्पॉट प्राइस है ₹1000 का, तो ये बोलता है ठीक है, ठीक है तू क्या कर ले, एट द रेट क्या कर ले, 12% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ले ले, RF। ठीक है, लेकिन जो उस एसेट से तेरे को जो रिटर्न मिल रही है वो मुझे दे दे। मान लो इस पर डिविडेंड इसको मिल रहा है एट द रेट 20%। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया हमारा 120 और 20% हमारा डिविडेंड हो गया 1000 पर कितना, 200। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखते हैं हम फ्यूचर प्राइस क्या होता है। फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस क्या होता है हमारा, स्पॉट प्राइस, ठीक है, प्लस में क्या होता है, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, तो इसमें हमारी नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या आ गई, फ्यूचर प्राइस, SP हमारा कितना 1000, स्पॉट प्राइस प्लस में क्या करेंगे हम, ठीक है, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, कैरी कॉस्ट इसकी आ रही है 120। ठीक है, और इसको कैरी रिटर्न मिल रहा है कितना, 200। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको ₹80 ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 1000 माइनस 80 तो इज इक्वल टू 920। जो फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगा इसका कितना होगा, ₹920 होगा। अब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्यूचर प्राइस डिसाइड हो रहा है वो है स्पॉट प्राइस से कम है। जिस टाइम हमारा क्या होगा, स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन क्या होगा, फ्यूचर प्राइस, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्डेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकवर्डेशन। तो फ्यूचर प्राइसिंग के हमारे ये 2 ही मॉडल थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।